कब तक तुम हमें बांटते रहोगे? कब तक भाषा के नाम पर जुबानें काटी जाएगी? कब तक कोई नेता मंच पर खड़े होकर बोलेगा हिंदी मत बोलो, ये महाराष्ट्र है। राज ठाकरे जी, आपने क्या सोचकर बोला कि मराठी नहीं बोलने वालों को पटक पटक के मारेंगे? क्या यही है आपकी राजनीति? क्या अब आपकी विचारधारा सिर्फ इतनी रह गई है कि भाषा के नाम पर खून उबालो और वोट काटो? क्या ये वही राजनीति है जो कभी बाल ठाकरे की विरासत कहलाती थी? क्या ये वही पार्टी है जिसने मराठी मानुष का स्वाभिमान बचाने का दावा किया था, लेकिन अब वो स्वाभिमान नहीं, सिर्फ भय और घृणा का ठेका बन चुका है? 2008 में आपने यही किया था। रेलवे परीक्षा के बहाने हिंदी भाषियों को पीटा, मुंबई और पुणे की सड़कों पर बाहरी कहकर लाठियां चलाई। अब फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। आप कहते हैं बोलो मराठी वरना पटक पटक के मारेंगे। सवाल उठता है, क्या मराठी भाषा इतनी कमजोर है कि उसे डंडों से बचाना पड़े? क्या संस्कृति इतनी असुरक्षित है कि उसे हिंसा से संरक्षित करना पड़े? हकीकत यह है कि मराठी भाषा महान है। उसे संत तुकाराम, फूले, सावित्रीबाई, अंबेडकर जैसी क्रांतियों को जन्म दिया। लेकिन अफसोस, अब उसी भाषा को कुछ नेता वोट बैंक के लिए हथियार बना रहे हैं। राज ठाकरे, अगर आपको मराठी से इतना प्यार है तो आपने पिछले 10 वर्षों में कितने मराठी स्कूल खोले, कितनी मराठी किताबों को अनुवाद कराया, कितने मराठी लेखकों को सम्मानित कराया? कितना किया और कितना सिर्फ कहा? आपके पास हर बार चुनाव से पहले एक ही मुद्दा होता है, बाहरी बनाम स्थानीय। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि विकास के नाम पर आप फेल हो चुके हैं। आपके पास रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर कोई योजना नहीं है। इसलिए आप फिर वही पुराना पत्ता खेलते हैं। मराठी मानुष खतरे में है, लेकिन ये बार बार दोहराया गया झूठ अब नहीं बिकेगा। अब जनता पूछेगी मराठी मानुष खतरे में है या आपकी सीट? आपके भाषणों से डर नहीं लगता, अब गुस्सा आता है कि एक ऐसी महान भूमि को जहां से छत्रपति शिवाजी जैसे नायक निकले, उसी भूमि से अब भाषा के नाम पर गाली और धमकी निकल रही है। राजनीति की गिरावट की पराकाष्ठा देखनी हो तो आज के महाराष्ट्र में देखिए, जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां नौजवान बाहर जाने को मजबूर है और नेता वो कह रहा है बोलो मराठी नहीं तो मारेंगे। सवाल ये नहीं कि आपने क्या कहा, सवाल ये है कि जनता अब क्या सुनेगी। और जनता अब साफ कह रही है, हम भाषा नहीं अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम डर से नहीं, संविधान से बोलेंगे। राज ठाकरे की धमकी के जवाब में संसद में खड़े निशिकांत दुबे, उन्होंने जो कहा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आप लोग हमारे पैसे पर जिंदा हैं, आपकी राजनीति सस्ती है। क्या ये भाषण सचमुच जनता की आवाज था या एक और राजनीतिक स्टंट? निशिकांत दुबे कौन है? एक सांसद जो बीजेपी की सरकार के करीबी है, एक नेता जो संसद में बार बार अपनी सरकार का बचाव करते हैं, वो नेता जो हर उस आंदोलन को देशद्रोही कहकर खारिज करते हैं जहां जनता अपने हक की बात करती। तो क्या अचानक वो इतने क्रांतिकारी हो गए हैं? क्या वाकई उन्हें हिंदी भाषियों की चिंता है या ये सब एक सुनियोजित ड्रामा है? उन्होंने कहा आप लोग हमारे पैसे पर जिंदा है। ठीक है, मालूम है कि भारत का टैक्स सिस्टम साझा है, हर राज्य एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन फिर यही निशिकांत दुबे उस टैक्स का उपयोग बुलेट ट्रेन, मूर्ति, विज्ञापन, प्रचार और इवेंट्स में होते देख मुस्कुरा क्यों रहे होते हैं? क्या उन्होंने कभी सरकार से पूछा कि बेरोजगार युवाओं के लिए टैक्स का पैसा क्यों नहीं जा रहा है? क्या उन्होंने पूछा आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविकाओं, शिक्षकों की सैलरी क्यों रुकी है? क्या उन्होंने पूछा रेलवे की 3 लाख वैकेंसी क्यों खाली है? नहीं। लेकिन अब वो राज ठाकरे से पूछ रहे हैं, आप किसके इशारे पर बोलते हैं? दुबे जी, सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन सवाल चुन चुन कर करना सबसे बड़ा धोखा है। आपने ठाकरे को घेरा, सही किया, लेकिन क्या आपने खुद को देखा है? आप संसद में खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन वहीं संसद में जब किसान बिल पारित होता है बिना बहस के, तब आप ताली बजाते हैं। जब महिला आरक्षण को लागू करने की बात आती है तब आप चुप रहते हैं। जब न्यायपालिका को धमकाया जाता है तब आप मूक दर्शक बन जाते हैं। और अब आप खुद को जनता का योद्धा बताने आए हैं। भाषण देना सबसे आसान है दुबे जी, आपने वही किया। लेकिन जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनती, अब वो जांचती है, टटोलती है, याद रखती है। आपकी सरकार 10 साल से सत्ता में है, आपका नेतृत्व प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सांसदों में से एक है। तो बताइए, इस दौरान आपने यूपी बिहार के प्रवासियों के लिए क्या किया? कितने हिंदी भाषी मजदूरों के लिए हॉस्टल बनवाया? कितने नौजवानों को ट्रेनिंग दी? अब राज ठाकरे को मंच से ललकारते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार उन्हीं के जैसे नेताओं से बैक चैनल डील क्यों करती है? क्यों हर चुनाव से पहले एमएनएस जैसे दलों को चुपचाप मंच दिया जाता है?
क्यों ठाकरे जैसे नेताओं को मीडिया में टॉप हेडलाइन मिलती है? क्योंकि ये सब प्लान का हिस्सा है, ताकि जनता की आंखें मुद्दों से हट जाए और भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता जैसे मुद्दों में उलझ जाए। तो दुबे जी, अगर आप वाकई जनता की तरफ खड़े हैं तो अगली बार संसद में खड़े होकर बोलिए, मेरी सरकार ने कितने नौजवानों को नौकरी दी, हमने आरटीआई एक्ट को कैसे मजबूत किया, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या बजट बढ़ाया। वरना आप भी उन्हीं भीड़ का हिस्सा हैं जो भाषणों में तो गरजती है लेकिन सत्ता के दरवाजे पर सर झुकाकर खामोश हो जाती है। राज ठाकरे मंच से बोलते हैं, बोलो मराठी वरना पटक पटक के मारेंगे। निशिकांत दुबे संसद में खड़े होकर कहते हैं, आप लोग हमारे पैसे पर जिंदा हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा किरदार खड़ा है, मौजूदा केंद्र सरकार, जो इन दोनों को नजरअंदाज कर अपना खेल खेल रही। 10 साल से सत्ता में बैठी सरकार, जिसने देश को सबका साथ सबका विकास का सपना दिखाया, आज उस सरकार की हालत यह है कि हर राज्य एक दूसरे से लड़ रहा है। हर नेता भाषा, धर्म, जाति के नाम पर जनता को बांट रहा है। लेकिन केंद्र सरकार वो चुप है। क्यों? क्योंकि यह वही माहौल है जिसमें वह सबसे ज्यादा मजबूत होती है। डर, भ्रम और बंटवारा ये सत्ता का नया इंजन है। 2020 में जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो मजदूर सड़क पर मर रहे थे, रेलवे बंद थी, राशन नहीं था, बसें नहीं थी। लेकिन क्या उस वक्त सरकार ने क्षेत्रीयता का जहर रोका? नहीं। उत्तर भारतीय मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में बाहरी कहलाए, मारे गए, भूखे मरे, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा। मोदी सरकार से अब सवाल होना चाहिए, आपने कितनी भाषाओं में शिक्षा को अनिवार्य बनाया? क्या हिंदी, मराठी, तमिल सबको एक समान दर्जा मिला? आपने कितनी नौकरियां निकाली? कितने लोगों को स्थायी रोजगार मिला? आपने एमएसएमई सेक्टर को कितना सपोर्ट किया? कितना पैसा अडानी अंबानी की जेब में गया? आपने तो संसद में सिर्फ साइलेंस देखा। जब किसान मर रहा था तब बेरोजगार आत्महत्या कर रहा था, जब एक बेटी ने पेपर लीक होने पर जहर खा लिया। लेकिन हाँ, आपके पास सबके लिए एक चीज जरूरी थी, नफरत का सामान। महाराष्ट्र को गुजरात से लड़ाओ, बंगाल को बिहार से, तमिलनाडु को यूपी से। यह सरकार विकास नहीं कर रही, यह जियोपॉलिटिकल डिवाइड का निर्माण कर रही है, राज्य और राज्य के बीच दीवार खड़ी कर रही है। राज ठाकरे का पटक पटक और दुबे जी की बोस कौन है, ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और डायरेक्टर वो है दिल्ली की सत्ता। क्योंकि जब जनता असली मुद्दे भूल जाती है तभी सरकार चैन की सांस लेती है। देश अब भाषाओं से नहीं बटेगा, देश अब धर्म के नाम पर नहीं लड़ेगा। देश अब पूछेगा, प्रधानमंत्री जी कितने वादे पूरे हुए, कितने युवाओं को नौकरी मिली, कितने गांवों में अस्पताल खुले, कितने किसानों की कर्ज माफी हुई। क्योंकि अब जनता के सामने सिर्फ एक भाषा चलेगी, हिसाब की भाषा। राज ठाकरे बोलते हैं, बोलो मराठी वरना पिटोगे। निशिकांत दुबे बोलते हैं, आप लोग हमारे पैसे पर जिंदा हैं। दिल्ली सरकार भाषण देती है, सबका साथ सबका विकास। और इन तीनों के बीच महाराष्ट्र सरकार मौन है। मौन क्योंकि वो बोल नहीं सकती। इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी सरकार एक ऐसी गठबंधन सरकार है जो लोकतंत्र से नहीं, डील टेबल से बनी है। जहां मुख्यमंत्री वही बोलते हैं जो दिल्ली तय करती है, जहां मंत्री वही कहते हैं जो नागपुर इशारा करता है, जहां जनहित पीछे छूट चुका है और गठबंधन संतुलन की सबसे बड़ा धर्म बन गया है। एक राज्य जिसमें एक वक्त बाल ठाकरे की हुकूमत थी, जहां शिवसेना एक जन आंदोलन से पैदा हुई थी, आज वहीं की सत्ता में बैठे लोग राज ठाकरे के पटक पटक वाले बयान पर खामोश है। क्यों? क्योंकि इस खामोशी की एक कीमत है, सत्ता की कुर्सी। शिंदे सरकार अपने आप में एक राजनीतिक प्रयोगशाला है, जिसे न जनता ने चुना न नैतिकता ने बनाया। वो सरकार जो अपनी ही पार्टी को दो टुकड़ों में बांटकर खड़ी की गई। अब वो किस मुंह से बोले? जब ठाकरे धमकी देते हैं सरकार चुप, जब हिंसा होती है सरकार चुप, जब क्षेत्रीयता को जहर की तरह फैलाया जाता है सरकार चुप। इस सरकार की चुप्पी साजिश की सहमति है। अगर आपके राज्य में कोई नेता किसी भाषा बोलने वाले को धमकी देता है तो आप सिर्फ प्रेस रिलीज तक सीमित नहीं रहते हैं, तो आप मुख्यमंत्री नहीं, मैनेजमेंट डायरेक्टर है। आपकी जिम्मेदारी केवल कुर्सी बचाना रह गई है। आप में न नेतृत्व की झलक है न जनता से संवाद की ताकत। महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं, क्या हमने आपको सिर्फ मौन रहने के लिए वोट दिया था? क्या हम तब भी चुप रहे जब आप राज ठाकरे के सामने झुक जाए? क्या हम तब भी भरोसा करें जब आप अपनी ही जनता से कट जाएं?
क्योंकि सच्चाई यह है, जब महाराष्ट्र में असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जैसे किसान आत्महत्या, शहरों की बदहाली, बेरोजगारी, तब आपकी सरकार सिर्फ कोलेब्रेशन टेबल पर बैठी होती है। एक वक्त था जब महाराष्ट्र सांस्कृतिक नेतृत्व का केंद्र था, लेकिन आज वो सिर्फ चुप रहने वाली सरकार का उदाहरण बन गया है। राज ठाकरे की आग में घी कौन डालता है? दिल्ली, हाँ, लेकिन माचिस कौन थमाता है? आप, महाराष्ट्र सरकार। अब समय आ गया है कि इस चुप्पी को भी जनता की अदालत में पेश किया जाए। जब राज ठाकरे कहते हैं बोलो मराठी वरना पटक पटक के मारें, जब निशिकांत दुबे कहते हैं आप हमारे पेशों पर जिंदा हैं, जब सरकारें चुप रहती है तो क्या जनता भी चुप रहती है? नहीं। इस बार जनता ने हर बात का जवाब दिया है। बिहार का रिक्शा वाला बोला, हम रोज यहाँ खून पसीना बहाते हैं, हमें बाहरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मजदूर बोला, हमने इसी जमीन को बनाया है, ईंट 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 से ईंट जोड़कर। दिल्ली, भोपाल, नागपुर, नांदेड़, मुंबई, हर जगह की आवाज़ एक है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब भाषा की लड़ाई नहीं, हक की लड़ाई है। लेकिन अफसोस, मीडिया ने क्या किया? जिस चैनल को किसान की आत्महत्या दिखानी थी, वो राज ठाकरे की हुकार में टीआरपी खोजने लगा। जिसे बेरोजगारी दिखानी थी, वो दुबे जी के गुस्से में राष्ट्रवाद खोजने लगा। हर न्यूज स्टूडियो एक सर्कस बन गया है, जहां हर शाम नई लड़ाई की स्क्रिप्ट तैयार होती है। डिबेट में चीखने वाले असलियत से कोसों दूर होते हैं। जनता पूछती है, क्या मीडिया सिर्फ माइक और कैमरा है, या फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? अगर है तो क्यों नहीं दिखाया गया कि पिछले 3 वर्षों में 5 करोड़ नौकरियां गायब हुई? क्यों नहीं बताया गया कि रेलवे की 3 लाख पोस्ट खाली हैं? क्यों नहीं दिखाया गया कि दिल्ली से नागपुर तक सिर्फ नफरत का निवेश हो रहा है, विकास का नहीं? लेकिन अब बदलाव आएगा, क्योंकि अब आवाज उठ रही है, न सिर्फ सोशल मीडिया पर, बल्कि गांव की चौपाल से लेकर शहर के स्टूडियो तक। अब लोग पूछ रहे हैं, भाषा नहीं रोटी की बात करो, धमकी नहीं नीति दो, सांप्रदायिकता नहीं संविधान दो। अब जनता सीधे पूछेगी, किसके साथ हो, संविधान के या सत्ता के? अब न डर चलेगा न धमकी चलेगी, अब चलेगा सिर्फ जनता का हक। जय संविधान, जय भारत।